ने आज करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। काफी दिनों से सस्पेंस चल रहा था कि उपचुनाव कब होंगे, बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ होंगे या नहीं, उसका आज सस्पेंस खत्म हो गया है। अब दिवाली से पहले 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे, जिसका सीधा मतलब है कि जो लोग जीतेंगे उनके घर में दिवाली से पहले ही रोशनी होगी। छत्तीसगढ़ के एकमात्र सीट मरवाही पे होने वाले उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 3 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को मतगणना होनी है। चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी समीकरण अब बनने और बिगड़ने लगे हैं। बीजेपी ने सबसे पहले चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार अपने लोकतांत्रिक अधिकार का दुरुपयोग करते हुए सारे प्रशासन को ही पेंड्रा मरवाही में झोंक दी है और सरकार के दम पे चुनाव जीतना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस की परंपरागत सीटों पे अगर अजीत जोगी के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो अब तक मरवाही की जनता कांग्रेस पे उम्मीद जताई है, कांग्रेस को ही जिताई है, तो इस बार का भी उपचुनाव कांग्रेस की झोली में जाएगा। तो वहीं अजीत जोगी की पार्टी जोगी कांग्रेस दावा कर रही है कि अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई सीट पे उन्हें सिंपैथी वोट मिलेगी, जिसके दम पे वो जीत दर्ज करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि बदलते दौर में अब सियासत और समीकरण काफी बदलने लगे हैं। अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी में एक बड़ा सुनापन आया है, जिसको भरने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अब मरवाही की जनता ही तय करेगी कि जोगी कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। बहरहाल देखना होगा कि मरवाही के महाभारत में और किस तरह के दांवपेच चले जाते हैं और आखिरकार जीत किसकी होती है। प्रदेश में उपचुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट ने आज बड़ी आबादी को खुश करने की कोशिश की है। राज्य सरकार ने 17,000 पटवारियों को लैपटॉप दिए जाने के साथ ही किसानों के खाते में हर साल 10,000 रुपए राशि दिए जाने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का भी फैसला हुआ है। शिवराज कैबिनेट की आज हुई बैठक में किसानों के खाते में 10,000 रुपए राशि डालने का फैसला हुआ है। पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत प्रदेश के 77 लाख किसानों को 6,000 रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार 3,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि देकर किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डालने का काम करेगी। कैबिनेट की बैठक में साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भूमिगत पाइपलाइन डालने की अनुमति दी गई। इसके अलावा राजस्व विभाग में कंप्यूटराइजेशन के तहत प्रदेश के 17,000 पटवारियों को लैपटॉप देने का भी फैसला हुआ। राज्य सरकार ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में गोहद जिला भिंड, बरेली, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगरमालवा, इछावर, सिलवानी, बेगमगंज, रायसेन के सांची में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। शिवराज कैबिनेट में मुरैना में चंबल के पानी से पेयजल की सप्लाई को सुनिश्चित करने की मांग को भी फैसला दिया गया। साथ ही प्रदेश में यात्री बस सेवाओं में एक मुश्त टैक्स भुगतान की अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 करने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार ने लॉकडाउन के दौरान यात्री बसों का टैक्स भी माफ करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर आज हुई कैबिनेट की बैठक में उपचुनाव वाली सीटों पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहा। जोरा में सिंचाई परियोजना को भी सरकार ने मंजूरी दी है। शिवराज कैबिनेट की आज हुई बैठक सीधे तौर पर उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कृषि विधेयक को लेकर आज कांग्रेस ने राजीव भवन से लेकर राजभवन तक के पास पैदल मार्च किया और यहां पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री अमरजीत भगत जो है और इनके साथ 6 लोग राज्यपाल से मिलने के लिए गए। उन्होंने ज्ञापन सौंपा, राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस का कहना है कि ये जो बिल है इसे वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसान विरोधी बिल है। हालांकि ये जो राजभवन तक के पैदल मार्च किया गया उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना काल है, लेकिन कांग्रेस का कहना है चूंकि किसानों के साथ खड़ा होना था, ऐसे में हालांकि पूरी कोशिश की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। मोहन मरकाम का कहना है कि हमारी कोशिश यही होगी कि राज्य में जो है इस कानून को लेकर के तोड़ को लेकर कोई रास्ता निकाला जाए। हालांकि इस संबंध में जब मंत्री टीएस सिंहदेव से पूछा गया तो उनका कहना था कि सरकार जो है वो चाहे तो चूंकि कानूनी पहलू होते हैं, ऐसे में कोशिश
कर सकती है कि इसका क्या रास्ता निकाला जाए। उनका कहना है कि ये कानून जो है वो किसान विरोधी है और यही वजह है कि कांग्रेस सड़क पर उतरी है, राजभवन तक पहुंची है और आने वाले समय में भी इसको लेकर लगातार आंदोलन किए जाएंगे। कांग्रेस की यही कोशिश है कि ये जो तीनों विधेयक हैं वो वापस ले। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अतिथि विद्वान नियमितीकरण की बाट देख रहे हैं। नियमितीकरण तो दूर, अब तक अतिथि विद्वानों को कॉलेजों में नियुक्ति नहीं मिली है। अतिथि विद्वान सरकार से अपना नियमितीकरण का वादा पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सालों से अतिथि विद्वान कॉलेजों में शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। बीते साल असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के साथ ही 1800 से ज्यादा अतिथि विद्वानों को कॉलेजों से बाहर करने का रास्ता दिखा दिया गया था। अतिथि विद्वानों ने कॉलेजों में वापसी की मांग को लेकर शाहजहानी पार्क में जमकर धरना दिया था। अतिथि विद्वानों की मांग थी कि उनको कॉलेजों में नियुक्ति दी जाए, साथ ही उनका नियमितीकरण भी किया जाए। सरकारों ने वादा भी किया था कि उनका नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार में उनकी ये मांग पूरी नहीं हो सकी। शाहजहानी पार्क में धरने में अतिथि विद्वानों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी से तमाम मंत्री भी पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो नियमितीकरण का वादा पूरा किया जाएगा। लेकिन अब विधानसभा में लिखित जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। उनके जवाब के बाद अब एक बार फिर से अतिथि विद्वान आंदोलन की राह पर हैं। अतिथि विद्वानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि आचार संहिता लगने से पहले उनकी मांगे पूरी कर ली जाएं। नियमितीकरण का वादा तो फिलहाल अभी दूर की बात है। 1800 में से 900 अतिथि विद्वान जो फिलहाल बाहर हैं यानी बेरोजगार हैं, उनको जल्द से जल्द कॉलेजों में नियुक्ति दी जाए, फिर भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार अपना नियमितीकरण का वादा पूरा करे। अतिथि विद्वानों ने कहा है कि अगर उनकी ये मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होती हैं, तो फिर प्रदेश भर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की मांग पूरी न होने पर बसपा विधायक रामबाई ने भी कहा है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही पार्टियां अतिथि विद्वानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपना हित साध रही हैं। दोनों ही पार्टियों ने नियमितीकरण का वादा किया, लेकिन सरकार में आने के साथ ही अपने वादे को भूल गई। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि विद्वान अब मंत्रियों के घर के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। अतिथि विद्वानों का कहना है कि जल्द से जल्द अतिथि विद्वानों को कॉलेजों में नियुक्ति दी जाए। नियमितीकरण की मांग तो अभी फिलहाल दूर की बात है। अगर आचार संहिता लगने के पहले उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो फिर अतिथि विद्वान मंत्रियों के घर के सामने पूरे परिवार के साथ धरना देंगे। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के मामले में अब उनकी बेटी उनके समर्थन में उतर आई है। उनकी बेटी ने कई जगह पर पत्र लिखा है और अपनी मां की स्थिति को सही नहीं बताया है। उनका कहना है कि उनकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो घर में कई बार खुदकुशी जैसे कदम उठा चुकी है। इस मामले में पुलिस भी अब पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर सकती है। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद पुरुषोत्तम शर्मा को उनके लोक अभियोजन के डायरेक्टर पद से हटा दिया गया था। सरकार की तरफ से उन्हें नोटिस भी भेजा गया था। इस नोटिस में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस मामले में पुलिस की टीम उनके घर पहुंची थी, लेकिन उस समय उनकी पत्नी, उनके बेटे ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था। यही कारण था कि पुलिस ने उस समय किसी तरीके की FIR पुरुषोत्तम शर्मा पर दर्ज नहीं की। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। पुलिस की टीम लगातार पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी के संपर्क में है, उनके बेटे के संपर्क में है और आने वाले समय पे उनके खिलाफ FIR की जा सकती है। हालांकि अभी उन्हें स्पष्टीकरण सरकार को देना बाकी है, लेकिन उन पर निलंबन की कार्रवाई भी अटकी हुई है। लगातार जो राज्य महिला आयोग है उसने भी उन्हें नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से महिला आयोग को जो जवाब देना था वो नहीं दिया गया। हालांकि उनके पास महिला आयोग की तरफ से जवाब के लिए समय बचा है, लेकिन अब पुरुषोत्तम शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है, क्योंकि उनके खिलाफ FIR अब दर्ज हो सकती है। सरकार की तरफ से उनको निलंबित भी किया जा सकता है, क्योंकि उनसे स्पष्टीकरण इस पूरे मामले में मांगा गया है। यदि उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, उनकी गिरफ्तारी तक ये बात जाती है, तो ये तय बात है कि उनका निलंबन होना तय है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद अब मथुरा और काशी के लिए भी सुर उठने लगे हैं। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने आज कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी का भी उद्धार होना चाहिए।
पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया आज लखनऊ रवाना हुए। कल लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में बाबरी विध्वंस पर फैसला आएगा। गौरतलब है कि बाबरी विध्वंस मामले में जयभान सिंह पवैया भी आरोपी है। लखनऊ रवाना होने से पहले फैसले को लेकर पवैया ने कहा कि मैं लोटा, लंगोटी और रामायण को लेकर जा रहा हूं। अदालत सजा देगी तो जेल में राम काज करूंगा और बरी हुआ तो बाहर आकर राम के नाम का काम करूंगा। राम मंदिर का निर्माण रास्ता साफ होने के बाद पवैया ने अब मथुरा और कौशिक को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। जयभान सिंह पवैया ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद अब मथुरा और काशी विश्वनाथ का भी उद्धार होना चाहिए। मथुरा 110 करोड़ हिंदुओं का सपना है। हालांकि पवैया ने यह भी कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं किसी प्रवक्ता की हैसियत से ऐसा बयान नहीं दे रहा हूं। बाबरी विध्वंस मामले में पवैया सहित अन्य आरोपी कल सीबीआई कोर्ट लखनऊ में पेश होंगे, जहां आखिरी फैसला सुनाया जाएगा, जिसका इन सभी आरोपियों को बेसब्री से इंतजार है। कोविड में नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को अब 30 सितंबर तक का एक्सटेंशन मिल गया है। एनएचएम ने इसकी मंजूरी दी है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से कर्मचारियों की नियुक्ति को बढ़ाया गया है। कोरोना मरीजों का उपचार करने के लिए 3 महीने के लिए नियुक्त किए गए अस्थायी कर्मचारियों का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा था। शहर में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 3 महीने के लिए डॉक्टर सहित अस्थायी स्टाफ की 3 महीने के लिए नियुक्ति की थी। शुरुआती दौर में ऐसी संभावनाएं जताई नहीं थी कि कोरोना के 2 से 3 महीने में उतर कर आ जाएगा, लेकिन अनलॉक के बाद संक्रमण 10 गुना और तेजी से बढ़ने लगा। खतरे को बढ़ता देखकर सीएमएचओ ने एनएचएम से कोविड के अस्थायी स्टाफ की सेवाओं को दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की थी। एनएचएम के प्रभारी संचालक डॉक्टर सलोनी ने इसकी मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों का अनुबंध अब 31 दिसंबर तक किया गया है। प्रदेश में भोपाल पहला जिला है जहां अस्थायी स्टाफ का एक्सटेंशन सबसे पहले किया गया है। मालूम हो कि लगभग शहर के 150 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी कोविड में अस्थायी तौर पर नियुक्ति की गई थी। पहले इन्हें जून तक के लिए रखा गया था, फिर सितंबर तक कार्यकाल बढ़ाया गया था। अब ये दिसंबर तक के लिए सेवाएं देते रहेंगे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में डॉक्टरों की कमी भी है। इस बात को देखते हुए समझते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जो भी अनुबंधित कर्मचारी थे और सितंबर में जिनका अनुबंध पूरा हो रहा था, उनके एक्सटेंशन को बढ़ाया जाए और अब ये एक्सटेंशन पूरे साल भर का, यानी कि दिसंबर के अंतिम तारीख तक को बढ़ा दिया गया है। मंदसौर जिले के डिगांव में खराब सड़क को लेकर कांग्रेसियों ने अनूठा प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने न सिर्फ खराब सड़क की अर्थी निकाली, बल्कि सड़क का अंतिम संस्कार भी कर दिया। मंदसौर जिले के डिगांव से दलोदा तक जाने वाली 12 किलोमीटर की सड़क पिछले कई सालों से खराब है। 2009 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण हुआ था और बाद में लाखों रुपए खर्च करके 2015 में फिर इस सड़क को सुधरवाने का टेंडर भी हुआ। 2015 के बाद इस सड़क की किसी ने सूद नहीं ली और बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों ने इस सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग को हस्तांतरित करने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास अभी पूरी तरह से यह सड़क सुरक्षित नहीं है और हमने अभी अपने विभाग के अंडर में इस सड़क को नहीं लिया है। दोनों विभाग के अधिकारियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण अभी तक इस सड़क का कोई भी उद्धार नहीं हो पाया है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार मांग की कि सड़क को सुधरवाया जाए। न्यूज़ 18 के माध्यम से भी इस आवाज़ को उठाया गया, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ इतना कहा कि यह सड़क हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को हस्तांतरित कर दी है। इसके कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस सड़क के बारे में अब कोई सुधार नहीं कर सकता है। जिस ठेकेदार ने इस सड़क को बनाया था, विभाग ने उस ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। अब देखना होगा। ग्रामवासी और कांग्रेसी बार बार इस सड़क को मुद्दा बनाकर सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने एक ज्ञापन तहसीलदार को भी दिया है और इस सड़क को सुधरवाने की मांग की है। देखना होगा 12 किलोमीटर इस जर्जर हो चुकी सड़क को विभाग कब सुधरवाता है और जो ग्रामवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको इस परेशानी से कब निजात मिलती है।
कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था, उस वक्त से ही धार्मिक स्थल जो है इंदौर में वो खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन अब इंदौर में खुशी की बात सामने निकल कर आई है कि धार्मिक स्थलों को आज से खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि तमाम जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनका पालन 100% यहाँ करना ही होगा। इन्हीं शर्तों के साथ में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इंदौर के प्राचीन रंजीत हनुमान मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के मुख्य पुजारी हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। पंडित जी, किस तरह से अनुमति दी गई है, किन किन चीज़ों का खास प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा? रंजीत हनुमान मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष माननीय कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी महोदय के द्वारा कल दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि समस्त मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए। उसी के अनुपालन में आज रंजीत हनुमान मंदिर प्रातःकाल 6 बजे से सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। किंतु यहाँ पर कोविड-19 के जो समस्त प्रोटोकॉल है उसका यहाँ पर कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ से जो भक्तों को लिया जा रहा है वहाँ पर हाथों को साबुन से धुलवाया जा रहा है। बहरहाल कुल मिला के आज से भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था हो गई है। तमाम कोरोना प्रोटोकॉल के साथ साथ में जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो मंदिरों में प्रवेश करेंगे, लेकिन 100% कहीं ना कहीं उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा। और उसके साथ जो बड़ी संख्या में जो दर्शनार्थी यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, वो यहाँ आकर जल्द से जल्द संक्रमण खत्म हो इसकी यहाँ पर मान्यता रखेंगे। होशंगाबाद पिपरिया स्टेट हाईवे पर बीती रात करीब 2 बजे तवा पुल के समीप एक ट्राले में अचानक आग लग गई। ट्राले में तकरीबन 300 गैस सिलेंडर भरे हुए थे। आग लगने की वजह बताई जा रही है इंजन से आग होती हुई गैस सिलेंडर तक पहुंची और एक के बाद एक सिलेंडर में विस्फोट होना शुरू हो गया। पूरी घटना तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा चली और ट्रक जलकर खाक हो गया। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने पिपरिया स्टेट हाईवे को बाबई थाने की ओर से और देहात थाने की ओर से 2-2 किलोमीटर दूर से ही बंद कर दिया गया था। ड्राइवर और स्थानीय लोगों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब वे इसमें सफल नहीं हुए तो ट्राले को खेत के पास एक खाली जगह पर खड़ा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में जो खेत के पास ट्रक खड़ा रहा उसके कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके के पास अगर ऐसी घटना होती तो निश्चित तौर। जबलपुर में एक बिल्डर और ठेकेदार की अमानवीय लापरवाही उजागर हुई है। यहां गौरीघाट इलाके में एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे एक मजदूर का बच्चा मकान के ऊपर से जा रही बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से शिव कुमार मरावी नाम का 10 साल का बच्चा बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद संबंधित ठेकेदार और बिल्डर बच्चे को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाकर रफू चक्कर हो गए। करंट से बुरी तरह झुलसा बच्चा जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ये घटनाक्रम करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन करंट से बच्चे के झुलसने का वीडियो वायरल होने के बाद अब पूरा मामला जाकर उजागर हो पाया है। इधर बच्चे की मां मजदूरी छोड़कर बीते 1 माह से मेडिकल अस्पताल में बच्चे का इलाज करवा रही है, जिसने ठेकेदार और बिल्डर पर कार्रवाई की मांग की है। आरोपी ठेकेदार का नाम संदीप पटेल जबकि बिल्डर का नाम दिलीप बताया जा रहा है। इस पूरे मामले के उजागर हो जाने के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक ने जांच का आश्वासन दिया है। 7 दिनों के लॉकडाउन के बाद राजधानी आज से अनलॉक हुई है और पहले ही दिन जो है बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आई। लोग सामान लेने के लिए टूट पड़े थे, हर जगह जो है भीड़ नज़र आ रही थी। प्रशासन ने हालांकि ये मुस्तैद किया है लोगों को कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, साथ ही मास्क पहनेंगे। इस बात को जांचने के लिए खुद कलेक्टर और एसपी जो है आज सड़कों पर निकले थे। सुबह से ही वो सड़कों पर निकल कर अलग अलग बाज़ारों का निरीक्षण करते रहे और जो लोग भी इस तरीके से मास्क पहने बिना या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नज़र नहीं आ रहे थे उनको एक तरीके से चेतावनी दी है। वहीं प्रशासन ने इस बात को लेकर जो है लोगों को चेतावनी भी दी है कि अगर वो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनसे फाइन भी वसूला जाएगा। बहरहाल बचाव ही जो है एक तरीके से कोरोना से सुरक्षित रहने का उपाय है और इसको सभी को अपनाना होगा। कोरोना महामारी का कहर देखा जा सकता है। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर में इस साल भी मां बमलेश्वरी के दरबार में मेला नहीं लगेगा और बाहरी जो दर्शनार्थी आएंगे उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि और जो ये सरदिया नवरात्रि है ये दोनों कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हो रहा है और लगभग 30 करोड़ का जो कारोबार है वो प्रभावित हो रहा है, जिससे सीधे सीधे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। हम आपको बता दें कि डोंगरगढ़ में जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी दुकानें बंद रहेंगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं जिसका नुकसान है वो दुकानदारों को उठाना पड़ेगा और दर्शनार्थी ही नहीं आएंगे तो व्यापार भी नहीं होगा। तो इसका नुकसान
सीधे सीधे जो वहाँ रहने वाले व्यापारी हैं उनको उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि जो पुरानी परंपरा है उसके अनुसार ही माँ बमलेश्वरी की पूजा अर्चना होगी, लेकिन दर्शनार्थियों को दर्शन करने को नहीं मिलेगा और सिर्फ जो ट्रस्ट के समिति के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं और साथ ही जो वहाँ के पुजारी हैं उनको ही मंदिर में प्रवेश करने की दिया जाएगा और पूजा पाठ उन्हीं के द्वारा किया जाएगा और ना ही कोई दर्शनार्थी और भक्त इसके दर्शन कर पाएंगे।